हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके मीनिंग से। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है इन विच लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए हम सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सारी सिक्योरिटीज होती हैं हमारी कैपिटल मार्केट में। ठीक है, या फिर हम इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं कि एक कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड कैन बी रेज, कि जहां से कंपनी या गवर्नमेंट बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा उठा सकती है, पैसा रेज कर सकती है इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो कैपिटल मार्केट होती है वो दो तरह की मार्केट होती है। यानी कि कैपिटल मार्केट फर्दर स्प्लिट इनटू टू टाइप्स ऑफ मार्केट। प्राइमरी मार्केट, यानी कि दो टाइप्स होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट के अंदर, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इन दोनों के डिफरेंस के बारे में कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट में एंड सेकेंडरी मार्केट में। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है और क्या इनके बीच में मेन डिफरेंस है। अच्छा, ये डिफरेंस पेपर में 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपने बहुत अच्छे से समझना है। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें कंपनी ही सिक्योरिटी को इशू करती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू जनरल पब्लिक। यानी कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कंपनी ही अपनी शेयर्स, डिबेंचर और जितने भी सिक्योरिटीज है उसको सेल कर रही है डायरेक्टली, किसको? पब्लिक को। बट सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? एक सेकेंड हैंड मार्केट होती है, यानी कि जिसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ट्रेड की जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, यहाँ पे कंपनी बेच रही है, वहां पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो आपको वीवो का फोन खरीदना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्ट कंपनी से जाके उसे परचेज कर लो, यानी वीवो के शोरूम से जाके परचेज कर लो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप उसी फोन को OLX पे जाके किसी बंदे से खरीद लो। तो जब आप कंपनी से डायरेक्टली वो चीज खरीदते हो तो वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। ऐसे ही जब आप किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदते हो या किसी डिवेंचर होल्डर से खरीदते हो तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। ठीक है। सेकेंड आपका आता है कि इट डील विद न्यू सेट ऑफ सिक्योरिटी। इसमें न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है कंपनी। बट जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें वो सिक्योरिटी ट्रेड होती है जो पहले कंपनी ने इशू कर दी, उसके बाद जो अब लोगों के पास है तो एक लोग दूसरे को सेल कर रहा है वही सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि वो सिक्योरिटी इसमें ट्रेड होती है जो कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दी। अब वो एग्जाम्पल से आप समझ लो कि कंपनी से तो एक बार वीवो का फोन मार्केट में आ गया, अब जिस बंदे के पास वो फोन है उसने यूज करके किसी और को सेल कर दिया। तो ऐसे ही शेयर्स में होता है, शेयर्स को हम यूज तो क्या करते हैं, अपने पास होल्ड करके रखते हैं और जब हमें प्रॉफिट दिखता है हम किसी और को सेल कर देते हैं। तो वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, इसमें फिर थर्ड पॉइंट आता है सेल ऑफ सिक्योरिटी। इसमें कौन सेल करता है? हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी डायरेक्टली सेल करती है। इसमें कंपनी नहीं करती, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर देता है। ठीक है, इजी इजी पॉइंट है सारे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैपिटल फॉर्मेशन। जो प्राइमरी मार्केट है वो डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यानी कि प्राइमरी मार्केट से कंपनी की डायरेक्टली कैपिटल बढ़ती है क्योंकि वो सारा पैसा कंपनी के पास पहुंचता है। बट इसमें कंपनी तक पैसा पहुंचने में टाइम लगता है, तो ये इनडायरेक्टली कंपनी की कैपिटल को फॉर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है प्राइस। तो इसमें कौन प्राइस को फिक्स करेगा? कंपनी बताएगी कि मैंने किस प्राइस पे उसको सेल करना है ना। कंपनी बताती है ना सिक्योरिटी का प्राइस कितना, मैंने कितने पे शेयर को इशू करना है फर्स्ट टाइम जब कंपनी इशू करती है। बट सेकेंडरी मार्केट में वो प्राइस किस पे डिपेंड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सच सिक्योरिटी, कि मार्केट में उस चीज की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उस पर हमारा सिक्योरिटी का प्राइस डिपेंड करता है। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जिस प्राइस पे डिमांड सप्लाई इक्वल होती है इकोनॉमिक्स में, तो वही हमारा प्राइस होता है सिक्योरिटी का। ठीक है। लास्ट डिफरेंस जो कि बहुत आसान है, लोकेशन, यानी कि क्या ये फिजिकली लोकेटेड है या सिर्फ ऑनलाइन होती है। तो जो प्राइमरी मार्केट है ना वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब उसको कहीं पे तुम एरिया नहीं है कि यहाँ पे प्राइमरी मार्केट लगती है। ठीक है, ऐसा कोई एरिया नहीं है स्पेसिफिक, वो ऑनलाइन ही होती है सिर्फ। जबकि जो सेकेंडरी मार्केट है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में भी है, तो वो किसी किसी प्लेस है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। एक तो ये दिल्ली में है, एक बॉम्बे में है जो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी भी स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एक NSE है और BSE, इन दोनों के तो आपने याद रखने हैं नाम। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपकी दिल्ली में है और ये कहाँ पे है? बॉम्बे में। बॉम्बे मतलब मुंबई में, अब तो मुंबई नाम हो गया ना उसका। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस सारा।
उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेथड ऑफ फ्लोटिंग ऑफ न्यू शेयर्स इन प्राइमरी मार्केट। तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये वो सारे मेथड्स है कि किस तरीके से प्राइमरी मार्केट में शेयर सेल होते हैं। हमने एक पढ़ा कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली न्यू शेयर जनरल पब्लिक को सेल करती है, बट उसके बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, देखो जैसे आपने 11th क्लास में अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो आपको भी एक स्कूल का प्रोस्पेक्टस मिला होगा। ये एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है उसके बारे में। तो जैसे आपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदा तो उसमें स्कूल के बारे में बताया होगा, स्कूल कब बना, कौन प्रिंसिपल है, कितने टीचर्स है, कौन कौन से कोर्सेज है। ऐसे ही जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है उसमें कंपनी के बारे में सारा बताते हैं कि कितने इंप्लॉयज है, कौन डायरेक्टर है, कौन मैनेजर है, क्या कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, कितनी कैपिटल है, और साथ में उसमें बताया जाएगा कि कंपनी कितने न्यू शेयर इशू कर रही है, इक्विटी शेयर कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स कर रही है, डिबेंचर्स कर रही है, क्या चीज कंपनी इशू कर रही है। जनरल पब्लिक को मान लो 1000 कर रही है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट करे जाएंगे, तो वो सारी डिटेल इस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। और इस प्रोस्पेक्टस से ही वो जनरल पब्लिक को वो इनवाइट करती है कि तुम अब इस शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो इस डेट को तुम खरीद सकते हो। और ये जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी कहाँ कहाँ पे एडवर्टाइज कराती है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी में भी, इंटरनेट आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो इंटरनेट पर भी प्रोस्पेक्टस आते हैं कंपनी के। ठीक है, सेकेंड आता है ऑफर फॉर सेल। फर्स्ट पॉइंट तो ये था प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। सेकेंड है ऑफर फॉर सेल, कि कंपनी क्या करती है कि पहले अपने शेयर को किसी इंटरमीडिएटरी यानी किसी मिडलमैन, किसी और को बेच देती है एक एग्रीड प्राइस पे। उसके बाद फिर वो फर्म या वो पर्सन उनको रीसेल करते हैं जनरल पब्लिक को एट हाई प्राइस। यानी मान लो कंपनी से एक बंदे ने सारे शेयर्स खरीद लिए, 10 रुपए का कंपनी ने शेयर दे दिया, अब वो उसको 12 रुपए का मार्केट में इशू कर देगा जनरल पब्लिक को, बाकी का जो मार्जिन है वो उसने ही अपने पास रख लिया। तो इस मेथड में हम शेयर कंपनी डायरेक्टली नहीं सेल करती, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू करती है, बट इसी को भी हम प्राइमरी मार्केट में ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वो इंटरमीडिएटरीज तो कंपनी से लिंकअप है ना, इसीलिए। तो आप पॉज करके सारा नोट डाउन कर सकते हो। तो उसके अलावा आपके 3 और मेथड आते हैं जिसके थ्रू न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। सबसे पहला आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड मेथड है जिससे आप इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज को। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, रेजिंग द फंड डायरेक्टली थ्रू सर्टेन इन्वेस्टर विदाउट इन्वेस्टिंग अ प्रोस्पेक्टस। कि प्रोस्पेक्टस इशू करने में ना कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसके बाद उसकी एडवर्टाइज कराना न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए कंपनी सोचती है कि क्यों ना बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए हम कुछ कुछ लोगों को ही शेयर इशू कर दें। तो कुछ कुछ को ही हम कर पाते हैं उस तरीके से, क्योंकि हम एडवर्टाइज तो कर नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रमोटर्स को शेयर इशू कर देते हैं। प्रमोटर्स वो पर्सन होते हैं जो कंपनी को खोलने का इनिशिएट लेते हैं, जो कंपनी खोलते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में, वो प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स को कुछ शेयर इशू कर दिए, कुछ उसके फ्रेंड्स को कर दिए, कुछ उनके रिलेटिव्स को कर दिए, या फिर बैंक्स को कर दिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने सारे, उनमें से किसी को भी हमने इशू कर दिए, म्यूचुअल फंड्स को कर दिए। मतलब हम मार्केट में लोगों को नहीं इन्वाइट कर रहे, जनरल पब्लिक को, बस अपने ही जो बिजनेस से रिलेटेड है जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सारे एक्सटर्नल यूजर्स को ही अपने शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट मेथड राइट इशू। ये बहुत ध्यान से समझना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट इशू क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि राइट इशू वही कंपनी यूज कर सकती है जो पहले से अपने शेयर को इशू कर चुकी है। यानी कि मान लो एक कंपनी 2018 में खुली, उसने 18 में शेयर इशू किए, 19 में फिर से करे, 20 में फिर से करे, यानी कि वो पहले से शेयर इशू कर रही है। नई कंपनी राइट इशू यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो राइट इशू कौन यूज करेगी, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने ऑलरेडी उसके शेयर होल्डर है। तो होता क्या है कि बोलता है हमारा जो लॉ है ना, उसमें एक ऑब्लिगेशन है कि कंपनी के लिए एक फॉर्मेलिटी है कि कंपनी जब भी नए सिक्योरिटी को इशू करेगी, नए शेयर्स डिबेंचर इशू करेगी मार्केट में, तो मार्केट में बेचने से पहले उन शेयर्स को अपने लोगों से पूछना, अपने शेयर होल्डर से पूछना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। उनको राइट दोगे कि अगर वो उस शेयर्स को खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदे, अगर वो नहीं खरीदते तो उसके बाद हम उसे मार्केट में सेल करेंगे। जितने शेयर्स हमारे राइट इशू से सेल हो जाएंगे वो राइट इशू से सेल कर देने, उसके बाद हम मार्केट में बेचेंगे। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि जो राइट इशू का प्राइस है वो कौन फिक्स करती है, कंपनी। और दूसरी बात, कंपनी राइट इशू का प्राइस ना हमेशा कम रखती है मार्केट प्राइस से, ताकि कंपनी चाहती है कि जो मेरे पहले से शेयर होल्डर है वही उस शेयर्स को खरीद ले। ठीक है, क्योंकि इसमें कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम होता है, इसलिए राइट इशू ये होता है। ठीक है,
जैसे आप इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मान लो आपके पास ना बहुत सारी चॉकलेट है और आप खा खा के आपका पेट भर गया कि हाँ बस भाई और नहीं खा सकते, तो फिर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, अपने रिलेटिव से पूछोगे, फैमिली मेंबर से पूछोगे ना कि तुम्हें चॉकलेट खानी है। अगर वो नहीं खाएंगे उसके बाद ही हम किसी और को दे देते हैं कि भाई हमारे किसी काम की नहीं है चीज़, क्योंकि तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है, पहले अपने लोगों से पूछेगी, अपने शेयर होल्डर से पूछेगी कि तुम्हें शेयर्स की ज़रूरत है, और तो अगर उनको ज़रूरत है तो उन्हें दे दो, नहीं तो फिर थर्ड पार्टी को दे दो, यानी कि जनरल पब्लिक में मार्केट में जाके सेल कर दो। फिफ्थ मेथड आपका अभी ही लेटेस्टली आपकी बुक में अपडेट हुआ है सिलेबस में, तो ये भी पढ़ना है पेपर में। ये भी पिछली बार भी आया था, बहुत पहले भी आया हुआ है पेपर में। फिफ्थ मेथड अभी कुछ सालों से कंपनी यूज करने लगी है, और ये मेथड बहुत ज्यादा आजकल यूज कर रही है कंपनी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ई-आई-पी-ओज मतलब ई जिसके भी आगे लग जाता है तो उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ई-आई-पी-ओज मतलब कि कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि स्टार्टिंग में जो शेयर सेल कर रही है ना, वो कैसे कर रही है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी कि ऑनलाइन शेयर्स को सेल करना, ऑनलाइन सिक्योरिटीज को सेल करना, चाहे वो शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ भी, तो वो सारे जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं ई-आई-पी-ओज। ये बहुत ही मॉडर्न मेथड है ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटीज को ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज से सेल किया जाता है। उसके बाद दो टॉपिक और है जो आपके एग्जाम में काफी बार आते हैं कि व्हाट इज डीमेटरलाइजेशन एंड व्हाट इज डीमेट अकाउंट। तो इसकी डेफिनेशन ही आती है, ज्यादा डिटेल में नहीं आता, तो आपने सिर्फ पढ़ लेना है मेन मीनिंग। डीमेटरलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। होता क्या था कि पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, फिजिकल फॉर्म यानी कि पेपर की तरह होते थे, ठीक है। बट हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद क्या हमने रियलाइज किया काफी सालों बाद कि जो पेपर में शेयर्स होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। कभी वो पेज फट गया या गुम हो गया पेज, या फिर चोरी हो गया, तो जिससे क्या होता था कि जिसने वो शेयर्स खरीदे थे शेयर होल्डर, उसके तो सारे पैसे डूब गए, ठीक है। तो इस केस में शेयर होल्डर का लॉस हो जाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने शेयर्स को अब ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि अब शेयर्स ना पीस ऑफ पेपर नहीं रहे, अब वो ऑनलाइन फॉर्म में, उसका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहता है, ठीक है। तो अब ऑनलाइन तो रिकॉर्ड एक बार है तो वहां से वो डिलीट नहीं हो सकता, जैसा भी है चाहे कितने साल हो जाए वो वहां पे स्टोर रहेगा डेटाबेस में, ठीक है। तो डीमेटरलाइजेशन एक तरीका था जब फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में, कि शेयर्स अब पेजेस में नहीं होते, अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट कोई कुछ नहीं मिलता, सब कुछ आपको ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में ही आता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये किसकी हेल्प से होता है, एक डीमेट अकाउंट से। तो फिर क्वेश्चन आता है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट इज अ अकाउंट इन विच इन्वेस्टर होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज विच ही इज बाय और सेल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कि डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जो मैं कह रहा हूं ना कि अब हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो डीमेट अकाउंट में लिखा जाता है। डीमेट अकाउंट में वो सारा रिकॉर्ड होएगा, ऐसे लिखा होगा हमने किस किस कंपनी के शेयर्स खरीदे, किस किस के सेल किए, किसके डिबेंचर्स खरीदे, यानी कि जो भी सिक्योरिटीज हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस सब का रिकॉर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, किसमें, डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो आपको जब भी सिक्योरिटीज परचेज सेल करनी होगी फ्यूचर में तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, चाहे आप बैंक से खुलवा सकते हो या ऑनलाइन ओपन करा सकते हो, ठीक है। बट डीमेट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, उसमें आपकी सारी बैंक की ट्रांजैक्शन वहां पे आती है ना इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में, ऐसे ही डीमेट अकाउंट में शेयर्स से रिलेटेड सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर, जब भी मैं शेयर्स बोलूं तो समझ जाना है कि सिक्योरिटीज की बात हो रही है, शेयर्स, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कोई भी सिक्योरिटी हो, ठीक है, वो सारी बाय और सेल जो भी हो रही है वो सारा इस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।